फ्रेंड्स से कुछ मेरे बारे में। गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीन पियाजे की थ्योरी। तो एक्चुअली है क्या कि जो पियाजे है इसकी दो थ्योरीज हैं। पहली तो है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि हम आज करने वाले हैं, और इसके बाद हम करेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जीन पियाजे, तो इनके बारे में आज करते हैं। जीन पियाजे वाज नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है। पहली चीज़ तो ये है, इन्होंने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया है खुद ही, और इस वजह से इनको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है ही वाज फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड एंड नोन एज कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इन पूछा जाता है कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट कहाँ का रहने वाला है। तो जीन पियाजे याद रखना, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे। ओके, इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है कि कुछ चीज़ करके सीखना। ठीक है, इन्होंने बोला था कि बच्चे जो हैं वो कोई भी चीज़ करके सीखते हैं। ठीक है, तो इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। आगे भी आएंगे इनके बारे में। और नेक्स्ट है ही टोल्ड चिल्ड्रन अ लिटिल साइंटिस्ट। इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला था, यानी कि नन्हे वैज्ञानिक। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने बोला था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो आपको बोलना है जीन पियाजे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एसीटेट में। नेक्स्ट है पियाजे हैज़ डन एक्सपेरिमेंट टू हिज ओन चिल्ड्रन। मैंने कहा ना, इन्होंने अपने खुद के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करते हुए, ठीक है, साइकोलॉजी में काम किया, तो इसीलिए इनको कहा जाता है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है इन्हें। इन्होंने खुद के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था, अपने बच्चों को देखा था, उनके बिहेवियर को देखा था, और उनसे ऑब्जर्व करके इन्होंने लिखा था साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है नोन एज अ फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो समझ में आ ही गया, और ये भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार सीटेट में, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। आप लिखेंगे जीन पियाजे। ओके, उसके बाद है लर्न बाय डूइंग। इन्होंने कहा था कि बच्चे करके सीखते हैं, कोई काम करते हुए। वैज्ञानिक होते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे, हमने देखा है कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो करके ही सीख जाते हैं वो। और उसके बाद है जीन पियाजे बुक लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड। तो इनकी एक बुक बहुत बार सीटेट के एग्ज़ाम में आई है, लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड। क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड किसने लिखी है। ठीक है, तो याद रखना है, सिर्फ ये वाली बुक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी वैसे तो बहुत बुकें लिखी हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। जीन पियाजे का याद रखना, लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ओके ओके। तो अब नेक्स्ट है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या चीज़। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सोच भी बढ़ने लगती है। ठीक है ना, बच्चे छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती है, काफ़ी एक्सपीरियंस लेते हैं वो अपनी लाइफ में, तो उसी हिसाब से उनको सोच में उनके परिवर्तन आ जाता है, तो सोच बढ़ने लग जाती है उनकी, है ना। यानी समझदार हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चा समझदार हो जाता है धीरे धीरे अपनी उम्र के हिसाब से, उम्र बढ़ने के हिसाब से, उसी को बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसके बारे में क्या है कि पियाजे ने बोला है कि सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ फैक्टर हैं, और वो क्या हैं कि एज फैक्टर। अब ये एज फैक्टर क्या है कि उम्र बढ़ना। ठीक है, कि जैसे छोटा बच्चा है, फिर उसकी उम्र बढ़ रही है, फिर उसको स्टेजेस में डेवलपमेंट बताया है। तो पहले तो एज फैक्टर है, उम्र के हिसाब से समझ बढ़ेगी। उसके बाद है हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी का मतलब है कि जैसे वंशानुगत, जैसे पिता से पुत्र में आने वाली जो थ्रू जेनेटिक्स, जीन्स से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसमें से ब्रेन भी एक चीज़ है। अगर मतलब ऐसा समझ लो कि फादर अगर बुद्धिमान है, तेज हैं, तो हेरिडिटली उनका बच्चा भी वैसे ही होगा। ठीक है, अगला है एक्टिविटी, फिजिकल वर्क। अब डेवलपमेंट के लिए फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एक्टिविटी करेगा, फिजिकल वर्क करेगा,
तो उससे डेवलपमेंट होगा बच्चे का। ठीक है, जैसे कि खेल रहा है कोई बच्चा तो फिजिकली भी बहुत चीज़ उसको नॉलेज मिल रही है, मेंटली भी बहुत चीज़ें जान रहा है वो। ठीक है, उसके बाद है सोशल एक्सपेरिमेंट, और लास्ट में है सोशल एक्सपेरिमेंट, यानी बहुत सारी सोशल एक्सपेरिमेंट, लोगों से मिलके काफ़ी नॉलेज लेता है बच्चा, उनसे सीखता है बहुत चीज़ और उसको अडॉप्ट कर लेता है अपने लाइफस्टाइल में। तो ये सोशल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इससे क्या होता है, उसका विकास हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अभी स्टेजेस करेंगे हम इसमें। तो 4 तरीके की स्टेजेस बताई हैं पियाजे ने। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज है जो है वो 0 to 2 ईयर्स तक है, और इस टाइम में जब 0 से 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है कि बच्चा 4 चीज़ों से कोई भी चीज़ समझता है, यानी अपनी जो उसकी दुनिया है वो 4 चीज़ों से समझता है उसको। एक हेयर, सबसे पहले सुन के, जैसे उसके जो पेरेंट्स हैं जब उसको आवाज़ लगाते हैं तो सबसे पहली चीज़ सुन के वो रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है टच, छू कर, किसी चीज़ को छू के उसके अंदर समझ बढ़ती है। नेक्स्ट है स्मेल, सूंघ के, और लास्ट है टेस्ट करके। तो इन 4 चीज़ों से कोई भी बच्चा 0 से 2 ईयर्स में सीखता है। इसे सेंसरी मोटर भी बोला जाता है। सेंसरी मोटर का मतलब ये भी है कि मसल्स, थ्रू मसल्स, अपने उसकी मसल्स जो हैं वो यहाँ स्टार्ट हो रही हैं, काम करना शुरू कर रहे हैं। तो सेंसरी मोटर पहली स्टेज हो गई। ओके, नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल के बीच की जो एज होती है उसे प्री ऑपरेशनल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो इलॉजिकल रीजनिंग करता है। ठीक है, इलॉजिकल रीजनिंग का मतलब ये है कि अजीब अजीब से सवाल करता है वो बच्चा। जैसे कि बारिश हो रही है क्योंकि धूप नहीं आ रही है, या धूप आ रही है क्योंकि बादल चले गए। अलग अलग से सवाल करता है और मतलब इलॉजिकल सी बातें करने लग जाता है। 2 से 7 साल में इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 साल का बच्चा, यहाँ पे थोड़ा बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाता है, थोड़ा लॉजिक पावर उसकी बढ़ जाती है। जैसे कि कोई बच्चा है वो 2 + 6 8 बता सकता है, तो वैसे ही वही बच्चा 10 - 2 8 भी बोल सकता है। उसको ये समझ में आ गया है कि दोनों का आंसर 8 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। और इसमें हाँ एक और चीज़ है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कि वो इस थर्ड स्टेज में सिर्फ कोई चीज़ सिर्फ देख के ही समझ सकता है। अगर उसे कोई क्वेश्चन आप बता रहे हो, यही वाला क्वेश्चन है जो, वो सिर्फ सामने अगर ये क्वेश्चन लिखोगे तभी वो उसको कर सकेगा। यानी कि 2 + 6 = लिखने के बाद वो 8 लिख सकता है उसे काउंट करने के बाद। लेकिन जो इसकी अगली वाली स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें वो बच्चा 11 से 15 साल के बीच में वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, यानी कि बिना उसके सामने कोई चीज़ रखे वो सिर्फ दिमाग में सोचते हुए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। जैसे 11 से 15 साल के बीच के जो बच्चा है उसे हमने कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, हमने बोल दिया 10 + 9, तो वो एकदम से उसे कैलकुलेट कर सकता है अपने दिमाग में ही और 19 बता सकता है हमें। ठीक है, उसे कोई कॉपी पेंसिल की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज में, इसीलिए इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीख जाता है बच्चा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन सी स्टेज में डेवलप होती है बच्चों की, और इसका आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल या फिर 4th स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कुछ भी पूछ सकता है दोनों में से। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो मैंने 4 स्टेज बताई हैं इनके बारे में एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें 0 से 2 ईयर्स के बीच का जो बच्चा है उसे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्स सेक्शन एंड्स। अच्छा, तो स्टार्टिंग में मैंने इसमें बताया था कि बच्चा अपने रिफ्लेक्स से सीखता है, सूंघ के, बोल के, स्मेल, टेस्ट करके, और धीरे धीरे जब वो 2 साल के लगभग एंड होने ही वाला होता है 2 ईयर्स में,
तो धीरे धीरे उसकी जो ये रिफ्लेक्सेस है ये एंड होने लग जाते हैं। यानी कि अब वो जैसे पहले जो छोटा बच्चा था तो उसका हाथ, उसकी जो मुट्ठी है वो हल्की सी बंद ही रहती है, हम उसकी मुट्ठी में कुछ डालें तो अपने आप बंद हो जाती है। वो चाहता नहीं है उसको बंद करना, लेकिन इतना छोटा होता है तो बंद हो जाती है ना। लेकिन धीरे धीरे जब वो 2 साल का होने लग जाता है तो हाथ खोल सकता है, अपनी मसल्स खोल सकता है। कुछ उसको दे रहे हैं खिलौना तो वो हाथ खोल के उसको ग्रैस्प करना चाहता है, पकड़ना चाहता है उसको। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट सेक्शन एंड्स यहाँ ख़त्म हो जाता है, रिफ्लेक्सेस थे ना वो एंड होने लग जाते हैं। अगला है नेक्स्ट है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब है कि बच्चे का जो गोल है, जो उसको चाहिए वो वैसा ही व्यवहार करता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है तो वो क्या करता है कि अगर दूध की कहीं उसे पतीला दिखा, दूध का पतीला, तो वो जाएगा वहाँ पे और जब तक उसको छुएगा नहीं तब तक वो मानेगा नहीं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है डेफर एमिटेशन। अभी डेफर एमिटेशन है, इसका मतलब हिंदी में है नकल करना। तो ये जो 0 to 2 ईयर्स के बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं कि नकल करते हैं, जैसे पेरेंट्स करते हैं बिहेव में वैसे ही नकल करते हैं ये बोलने में, एक्शंस में। तो इसको डेफर एमिटेशन बोलते हैं, नकल करना। और लास्ट है इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्ट परमानेंस में। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि बच्चा ये समझता है कि जो चीज़ वो देख रहा है वो असल में है ही वो। ठीक है, जैसे मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स क्या होता है, कोई चीज़ जैसे छुपा देते हैं। मान लीजिए एक बॉल है हाथ में, तो उन्होंने बॉल अगर सामने पहले बच्चे को बॉल दिखाई, उसके बाद बॉल को पीछे छुपा दिया, तो उसको ये समझ नहीं आएगा कि जो बॉल है ये दोबारा वापस ला सकते हैं। उसके उसके मतलब उसके दिमाग में ये है कि ये जो बॉल है उसे दिखी है ये अब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है ये बॉल। और इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। ठीक है, तो परमानेंट इमेज होती है किसी भी चीज़ की उनके दिमाग में, और उसको ये समझ नहीं सकते हैं कि ये दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 साल के बीच का जो बच्चा है उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज में बोला जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कौन सी होती है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही अर्ली चाइल्डहुड स्टेज बोला जाता है। और एक स्टेज और बोला जाता है प्री गैंग एज। ठीक है, तो प्री गैंग एज यानी कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे दोस्त बना लेते हैं, अपने अपने साथ के दोस्तों के साथ खेलते हैं वो। ठीक है, तो 2 से 4 दोस्त बना लिए इस टाइप से, तो इसको प्री गैंग एज बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। पहला है ट्रांजैक्टिव रीजनिंग। तो इसमें इस वाले में क्या होता है ट्रांजैक्टिव रीजनिंग में, कि बच्चा जो है वो कुछ अजीब से सवाल पूछने लग जाता है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, वो सवाल जैसे ऐसे समझ लो कि वो बोलेगा कि बारिश क्यों हो रही है। ठीक है, क्योंकि बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि धूप नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगता है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब ऊट पटांग से सवाल पूछने लग जाता है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो इसे ट्रांजैक्टिव रीजनिंग बोला जाता है। अगला है एनिमिज्म। अब ये एनिमिज्म क्या है, एनिमिज्म में होता है कि हर चीज़ को वो सजीव समझता है, यानी लिविंग थिंग समझने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि हम छोटे बच्चों को बोलते हैं चंदा मामा, है ना, तो चंदा मामा बोलते हैं कि तो बच्चा समझने लगता है कि वो जो चंदा है उसमें वो एक लिविंग थिंग है। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल ऐसा है कि जैसे मान लो कोई बच्चा है उसको टेबल से चोट लग गई। ठीक है, तो उसके बाद वो बोलता है कि नहीं टेबल को भी मारो। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि जैसे टेबल से मुझे चोट लगी और मुझे दर्द हुआ तो इस टेबल को भी मारूंगा तो इस टेबल को भी दर्द होगा। ठीक है, और वो ऐसा क्यों समझता है? क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि जो टेबल है ये एक लिविंग थिंग है, इसमें जान है और इसमें भी दर्द होगा। इसी को एनिमिज्म बोला जाता है। ओके, क्लियर हो गया। अगला है थर्ड वन, इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटी जो है इसमें क्या हुआ, इसमें जो पियाजे थे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया इरिवर्सिबिलिटी में। उसने क्या किया कि इसको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो
कि उसने ये है हाउस, ठीक है। तो वो अपने बच्चे को एक दिन उसने क्या किया कि लेट हो गया, वो उसका बच्चा स्कूल जाने के लिए बस में जाता था, ठीक है। तो एक दिन उसका बच्चा लेट हो गया, जानबूझ के पियाजी ने लेट करवा दिया। उसके बाद उसने अपने बच्चे को बोला कि चलो आज मैं लेके जाता हूँ स्कूल, और वो पैदल लेके गया अपने बच्चे को स्कूल, ठीक है। तो जब वो लेके गया तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से ले गया, और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये उसका घर है, इस घर से वो लेके गया अपने लड़के को, यूं ऐसे गया सीधा, फिर टेढ़े टेढ़े रास्तों में लेके गया ये, और लास्ट में स्कूल आ गया बच्चे का, ठीक है। तो जब स्कूल आ गया तो पियाजी ने अपने बच्चे को बोला कि भाई स्कूल तो आ गया, अब तुम स्कूल से खुद ही आ जाना। लेकिन उसके बच्चों ने क्या बोला कि हम खुद नहीं आ सकते, क्योंकि हमने घर से स्कूल आने का रास्ता तो पता लग गया हमें, लेकिन स्कूल से घर तो आने का रास्ता पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, यानी कि वो स्कूल से वापस घर तक नहीं जा पाए, उनके समझ में नहीं आई ये बात कि यार उसी रास्ते से मैं वापस चले जाऊँगा तो वो घर आ जाएगा, ये नहीं समझ सकता बच्चा इस स्टेज में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है इकोसेंट्रिज्म। अब इकोसेंट्रिज्म है कि हर बच्चा जो है वो अपने को, वो ये समझता है कि उसके घर वाले उसके ही इर्द गिर्द घूमते रहें, ठीक है। यानी वो सेंटर बना रहे, वहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे, बस उसी के इर्द गिर्द उसके घर वाले उसकी देखभाल करते रहें, यानी कि मतलब बार बार रोएगा, अट्रैक्शन चाहता है वो इस एज में, अपने पेरेंट्स की, अपने आसपास के लोगों के अट्रैक्शन चाहता है, ओके। और ओके, तो नेक्स्ट है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन को बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। ये स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ठीक कर लेना इसकी स्पेलिंग, ओके। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन में क्या है कि इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि एक बच्चा है, उसके सामने ना दो ग्लास रखे गए। एक ग्लास तो ये चौड़ा सा ग्लास था, और एक क्या किया, थोड़ा लंबा ग्लास रख दिया, ठीक है। अब इसमें पानी डाल दिया गया, ठीक है, और इतना ही पानी इस ग्लास में भी भर दिया, इतना ही पानी भर दिया सेम क्वांटिटी में। तो फिर बच्चे से पूछा गया कि इन दोनों में से ज़्यादा किस में है, ये ए वाले में है या ये बी वाले में है। तो बच्चे ने बोला कि ये बी वाले में ज़्यादा पानी है। तो उससे पूछा भाई क्यों, तो उसने बोला कि जो बी वाला है इसकी लेंथ ज़्यादा है, ओके। तो बच्चे ने क्या हुआ, इसकी लेंथ देखी, लेकिन ये इनकी विड्थ तो देखी ही नहीं उसने, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, वो अपना पूरा ध्यान एक ही जगह जब केंद्रित कर लेता है, मतलब कि उसने सिर्फ लेंथ ही लेंथ देखी, एक ही जगह केंद्रित कर लेता है, तो उसे सेंट्रेशन बोलते हैं, ओके। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये आती है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो ये जो स्टेज है ये 7 to 11 ईयर्स के बच्चे इस स्टेज में आते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेज है आपकी, ये 3rd नंबर की स्टेज है, ठीक है ना, 3rd नंबर की स्टेज है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें ये हमेशा याद रखना है कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोला क्यों जाता है। कॉन्क्रीट वो चीज़ होती हैं जिन चीज़ को हम सिर्फ देख के ही समझ सकते हैं। तो ये 3rd स्टेज में कोई भी बच्चा सिर्फ कोई भी क्वेश्चन जो है उसको देखे बगैर कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ को देख के कर सकते हैं, वो चीज़ सामने, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने होगी, उसे हम देख रहे होंगे, तभी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है 3rd स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और इसके बाद वाली स्टेज को फॉर्मल ऑपरेशन बोला जाता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी उस समय बच्चे की एज ऐसी हो जाती है कि बच्चा मतलब कोई क्वेश्चन जो है वो अपने दिमाग में भी सोच सकता है, किसी चीज़ को दिमाग में सोच सकता है, लेकिन इसमें नहीं सोच सकता। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसकी लॉजिकल जो थिंकिंग है यहाँ स्टार्ट हो रही है, इसलिए ये पहली स्टेज, ये 3rd स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस। उसके बाद है नेक्स्ट रिवर्सिबिलिटी। अभी रिवर्सिबिलिटी जो है यानी कि किसी चीज़ का उल्टा भी सोच सकता है बच्चा। जैसे मैंने बताया था इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कि बच्चा घर से जब स्कूल गया था तो वो समझ गया था, लेकिन स्कूल से घर आते समय उसने कहा कि मैं नहीं जानता रास्ता,
लेकिन इस समय क्या होगा कि वो बच्चा समझ जाएगा आसानी से कि उसी रास्ते से वापस जाना है। रिवर्सिबिलिटी है, यानी कि किसी चीज़ को उल्टा भी समझ सकता है। इसके बाद है थर्ड, कॉज एंड अफेक्ट। अब ये कॉज एंड अफेक्ट में क्या होता है कि वो बच्चे से अगर हम इस समय पूछें कि जिससे पानी को गर्म किया जाए तो पानी गर्म होने के बाद कम क्यों हो जाता है, ठीक है, तो बच्चा इसका आंसर जानता है कि पानी गर्म होने के बाद भाप बन के उड़ जाता है, इसलिए पानी कम हो जाता है। या बच्चे को ये भी पता होता है इस समय कि हम जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद जब सुखाते हैं तो वो सूख क्यों जाते हैं, है ना, गीले कपड़े सूख क्यों जाते हैं। इसका आंसर बच्चा जानता है कि उसका जो पानी है वो धूप में उड़ चुका है। तो इसे बोलते हैं कॉज एंड अफेक्ट। तो यहाँ समझने लग गया है बच्चा। एंड लास्ट है ट्रांसिविटी। अब ट्रांसिविटी में क्या है कि अगर ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ऐसा अगर बच्चे के सामने आ जाए कि ए जो है वो बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो बच्चा ये भी समझ गया है कि जो ए है वो ऑटोमेटिकली सी से बड़ा है। ओके, तो ये हो गई आपकी थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, चलो फिर अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो स्टेज है ये 11 साल से ऊपर के बच्चों को फॉर्मल ऑपरेशन में स्टेज में इंक्लूड किया जाता है। अब पियाजे ने क्या किया है कि सिर्फ मतलब 11 साल ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक का ही डाटा लिया है इसने। तो 11 साल से जो ऊपर के हो गए वो सारे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही आते हैं। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है एडोलसेंस स्टेज। ठीक है, एडोलसेंस स्टेज के नाम से भी इस स्टेज को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया है कि एडोलसेंस स्टेज किसे कहा जाता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी फोर्थ स्टेज ऑफ पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फोर्थ स्टेज। अब ये फॉर्मल ऑपरेशन है क्या चीज़, तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज वो है जहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीख जाता है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मैंने पहले भी बताया। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है कि जब बच्चा अपने दिमाग में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, अपने दिमाग में सोच के उसे सॉल्व कर सकता है, यानी उसे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बिना देखे ही कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकता, यानी कोई स्टोरी अगर क्लास में पढ़ाई जा रही है तो उस स्टोरी को इमेजिन करता है। हमने कई बार देखा है कि हिंदी या इंग्लिश की स्टोरी जब स्कूल में क्लास में मैडम पढ़ाती है तो बच्चे उस स्टोरी को इमेजिन भी करते रहते हैं। ठीक है, इसी को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोला जाता है, यानी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है उनकी, इमेजिन करना सीख जाते हैं। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं बच्चों को तो उनका वो आंसर देना सीख जाते हैं। इस समय वो अपने दिमाग में समझ जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो यही चीज़ फॉर्मल ऑपरेशन में याद रखनी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। उसके बाद है डिडक्टिव थिंकिंग। ठीक है, ये डिडक्टिव DEDUCTIVE है डिडक्टिव। ओके, यहाँ पे तो डिडक्टिव थिंकिंग में क्या होता है कि बच्चा अभी स्पेसिफिक रूल से एग्जाम्पल की तरफ चले जाता है। किससे जाता है? डिडक्टिव थिंकिंग में रूल से एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे जाता है। यानी उसे कोई रूल अगर समझाया जाएगा तो वहाँ से वो एग्जाम्पल में की तरफ भी जा सकता है। और एक होती है इंडक्टिव, यानी कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल से रूल और रूल से एग्जाम्पल। इसमें याद रखना डिडक्टिव थिंकिंग में रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाता है। यानी कि जैसे कोई मैथ्स का कोई रूल बता दिया, कोई फार्मूला बता दिया, ठीक है, अभी मैडम क्या करती है, एक मैथ्स का फार्मूला बता देती है और उस फार्मूले को बोलती है इस फार्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ये करना सीख जाता है वो बच्चा, यानी रूल से एग्जाम्पल। वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये रूल क्यों बनाया या फार्मूला क्यों बनाया, बस उसने सीख लिया। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम एक बार बता दी कि ये है, उसके बाद वो उससे सॉल्व करता रहेगा, बाकी के क्वेश्चन देते रहो उसे, वो सॉल्व करता रहेगा उसको। तो ये पूछेगा नहीं कि उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता। वैसे ही कोई A+B² ऐसे ही कुछ फार्मूला बता दिया तो उसको वैसे ही एक बार सुनने के बाद उसको दिमाग में बैठा लेगा और उसको क्वेश्चंस में पुटअप करके सॉल्व करता रहेगा। तो
तो इसी को बोलते हैं डिडक्टिव थिंकिंग, यानी कि रूल पहले बता दिया जाता है बच्चे को, उसके बाद वो एग्जाम्पल सॉल्व करता है उस रूल को अप्लाई करके। ओके, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। अब यहाँ पे बच्चे की हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ जाती है, समझ बढ़ जाती है उसके। हाइपोथेटिकल थिंकिंग का मतलब है कि जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए कि क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट क्यों आया है, ठीक है। जैसे क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आया है, बाकी बच्चों से पूछेंगे कि ये बच्चा फर्स्ट क्यों आया है, तो बच्चे अलग अलग से एग्जाम्पल देते हैं। कई बच्चे बोलेंगे ये स्कूल पहले आ जाता था, ठीक है। कई बोलेंगे कि देर तक पढ़ाई करता होगा घर में, कई बोलेंगे वैसी जीनियस है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग बोलते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे बिगिन हो जाती है बच्चे की, वो समझने लग जाता है बातों को। और अगला है एडोलसेंस इकोसेंट्रिज्म, ठीक है। एडोलसेंस इकोसेंट्रिज्म, अभी इससे ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन। एडोलसेंस इकोसेंट्रिज्म ये क्या चीज़ है? ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में एडोलसेंस इकोसेंट्रिज्म में कोई भी बच्चा है वो अपने पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है, ठीक है। यानी कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, वो अगर पार्टी में जा रही है इस समय, तो वो अपने पे ज़्यादा ध्यान देगी, अपने पे कपड़े वगैरह अच्छे से पहनेगी, ड्रेसअप होके जाएगी, ठीक है। तो इस एज पे ज़्यादा अपने पे बच्चा ज़्यादा ध्यान देता है एडोलसेंस इकोसेंट्रिज्म में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है और एक थोड़ा ज़्यादा उम्र का इंसान है, वो अगर पार्टी में जा रहे हैं तो एडोलसेंस एज के मतलब 11 साल से 18 साल के बीच में जो बच्चा है वो अपने पे ज़्यादा मतलब कपड़े वगैरह ये सब ज़्यादा देखेगा, और उसी के अगर ज़्यादा एज का है तो वो अपने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो इसी को एडोलसेंस इकोसेंट्रिज्म बोलते हैं। इकोसेंट्रिज्म यानी अपने पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। ओके, अब स्टार्ट कर रहे हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। तो मतलब जो पियाजे है उसका ये मानना है कि हर इंसान जो है या हर बच्चा जो है वो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है। ये रहा डिसइक्विलिब्रियम, और वो यहाँ तक की स्टेज पार करता है बच्चा, ठीक है। और इन दोनों के जो बीच की जो स्टेज है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ की जो स्टेज है इसे इक्विलिब्रेशन बोला जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रेशन। तो यहाँ डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे बच्चे को कुछ भी नहीं आता है इस एज पे, और यहाँ पे वो जानने लग जाता है हर चीज़ को लगभग, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है उसके साथ। सबसे पहले है स्कीमा। स्कीमा क्या है? मेंटल मॉडल्स या फिर मेंटल पिक्चर्स, यानी कि जो बच्चा होता है वो हर चीज़ के बारे में सीखता रहता है थोड़ा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक छोटा बच्चा है उसको अगर उसके पेरेंट्स ने बॉल दी खेलने के लिए, ठीक है, तो वो क्या समझेगा कि हर छोटी चीज़ बॉल है, ठीक है। तो हर गोल चीज़ को बॉल समझ ले जाएगा, ठीक। तो अगर उसके सामने अचानक से कोई दूसरी चीज़ उसी के जैसी दिखने वाली लेके आ जाए तो वो समझ नहीं पाएगा कि इसके साथ करना क्या है। तो एग्ज़ाम्पल में है कि जैसे बॉल के बाद एक अंडा दे दिया जाए उस बच्चे को, तो वो उसके साथ खेलने लग जाएगा, उसे फोड़ देगा ये समझ के कि बॉल है, ठीक है। तो ये पहला वाला हो गया स्कीमा। स्कीमा यानी हर चीज़ के उसके दिमाग में मेंटल मॉडल्स हैं, हर चीज़ के बारे में वो थोड़ा जानता है, समझने लग गया है। जब वो अगली बार जब वो अंडा देखता है और उसे पता लगता है कि ये अंडा नीचे गिरने में फूट जाएगा, ठीक है, तो उसको ये समझ में आ गया कि एक गोल चीज़ बॉल ही नहीं होती है, अंडा ही होता है। इस स्टेज को एसिमिलेशन बोलते हैं, यानी कि उसने कोई नई चीज़ सीखी है, ब्रॉडनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा। उसके अब समझ में आ गया है कि नहीं भाई ये गोल क्या चीज़ है, ये अंडा भी हो सकता है, वॉलीबॉल नहीं होती है गोल। ओके, फिर क्या होता है, वो क्या करता है कि दोबारा से अगर उसके सामने अंडे के बदले एक बड़ी बॉल रख दी जाए, फुटबॉल रख दी जाए जैसे कि, अब फुटबॉल रखने के बाद वो पहले डरेगा उसे देख के कि ये फुटबॉल है कि क्या है, ये अंडा है, ऐसे भी अगर नीचे गिराऊंगा तो ये कहीं फूट तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन जब वो एक बार फेंकेगा उसे हल्के से देखेगा तो नहीं फूट रहा है ये,
तो उसको समझ में आ जाएगा नहीं भाई बॉल के और भी शेप्स हो सकते हैं, बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं, बड़ी भी बॉल हो सकती है, ये भी छोटी बॉल की तरह ही उछल रही है। तो इस चीज़ को बोलते हैं अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा इनटू न्यू इन्फॉर्मेशन, उसने नई इन्फॉर्मेशन डाल दी अपने दिमाग में, ठीक है, इसे बोलते हैं अकोमोडेशन। और लास्ट है इसके बाद इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम बोला जाता है इसको। इस स्टेज में क्या है? बैलेंसिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विद द ओल्ड नॉलेज, यानी उसने अपनी पुरानी जानकारी के साथ नई जानकारी भी मिला ली और उनके बीच में बैलेंस कर लिया, ठीक है। यानी पहले उसको पता था कि गोल चीज़ बॉल होती है, फिर बाद में पता चला गोल चीज़ अंडा भी हो सकती है, उसके बाद लास्ट में पता लगा कि जो गोल चीज़ होती है, बड़ी बॉल जो है वो बड़ी भी हो सकती है, यानी एक फुटबॉल को भी हम बॉल की तरह ही यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसने अपने दिमाग में डाल ली हैं, इसको इक्विलिब्रेशन बोला जाता है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका। तो अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज़ नोन एज। आपका जो पहले से स्कीमा बना है उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन डालने को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन या ऑर्गेनाइजेशन। इसके आंसर आपको मुझे बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज़। ठीक है, तो जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, 4th स्टेज, उसमें क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है? उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बनती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग बनती है, सोशल थिंकिंग या इकोसेंट्रिक थिंकिंग। ठीक है, तो ये आप मेरे को बताएंगे। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।